Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। 5.1 प्रश्न नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? उत्तर है केवल देखकर तुलना करने से तुलना में त्रुटि हो सकती है। मुख्यतः बहुत कम अंतर वाले रेखाखंड की तुलना केवल देखकर नहीं की जा सकती है। प्रश्न 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? उत्तर है एक रूलर की तुलना में डिवाइडर का उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि रूलर की मोटाई उसकी लंबाई को सही मापने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, जबकि डिवाइडर सटीक माप देता है। रूलर यानी स्केल। प्रश्न नंबर 3, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी बी सी और ए सी की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? टिप्पणी, यदि किसी रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हों कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी है तो निश्चित रूप से बिंदु सी बिंदु ए और बी के बीच स्थित होता है। रेखाखंड में ए दिया है, सी दिया है और बी दिया है। ए से लेकर ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से नापना है। पहले स्केल के शुरू में लेना है, वहाँ से नापना है। तो ये आपका आएगा कितना? 6.5 सेंटीमीटर। 6 और 7 के बीच में आपको 5 लाइनें लेनी है क्योंकि वो मिलीमीटर की होती हैं। तो 5 लाइनें हो जाएंगी आपकी 6.5 सेंटीमीटर ए बी बराबर। और फिर ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर नाप लें और सी बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर नाप लें। तो ए सी प्लस सी बी की लंबाई बराबर हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 6.5 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई के बराबर प्राप्त हुई। नंबर 4, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? उत्तर हो जाएगा ए सी सबसे बड़ा रेखाखंड है, अतः बिंदु बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित होगा। क्योंकि ए बी से लाइन हम खींचेंगे सेंटीमीटर से तो 5 सेंटीमीटर, फिर बी पॉइंट पे ख़त्म होगा तो बी से खींचेंगे सी तक तो 3 सेंटीमीटर। कुल लंबाई है हमारी 8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। ये रेखाखंड दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर दिए हैं 0 से लेके 7 तक। ऊपर लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी। ए हमारा 1 से स्टार्ट है तो ए डी बराबर 3 इकाई। ए से लेके डी तक इकाई हम गिने तो 1 2 3 इकाई हो जाएंगी और डी से लेके जी तक भी 3 इकाई हो जाएंगी। ए डी बराबर डी जी, दोनों इकाइयाँ बराबर हैं, अतः डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। प्रश्नावली 5.2। प्रश्न नंबर 1, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह ए 3 से 9 तक पहुंचती है? 3 से 9 तक यदि हम घड़ी का चार्ट बनाएं तो उसमें 12 तक अंक होते हैं, तो 3 से 9 तक और उसमें 90 डिग्री के 4 कोण बनते हैं। तो 90 डिग्री यानी 1/4 और 2 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा तो आपका 1/2 हो जाएगा। यानी 3 से 9 तक पहुंचती है तो 3 से काटा जाएगा 9 तक तो आपके 6। इस तरीके से 1/2 हो जाएगा, 2 समकोण घूम जाएगा। फिर 4 से 7 तक पहुंचती है तो इसमें आपका 1/4 अथवा 1 समकोण घूमेगी। सी 7 से 10 तक पहुंचती है, इसमें 1/4 अथवा 1 समकोण। डी 12 से 9 तक पहुंचती है तो 12 से 9 में आपके 3 समकोण हो जाएंगे, 3/4। ए 1 से 10 तक पहुंचती है
इसमें 3/4। 6 से 3 तक पहुंचती है, इसमें भी 3/4 अथवा 3 समकोण। एक घड़ी बनाकर आप उसमें सीधी लाइन खींचेंगे रैखिक युग्म वाली, तो आपके 4 खंड हो जाएंगे। एक आपकी 12 से 6 को मिलेगी, एक 3 से 9 को मिलेगी। तो 4 में आपके 4 समकोण बन जाएंगे, क्योंकि 2 सीधी रेखा आपस में कौन से कोण बनाती हैं? समकोण। इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा में मतलब जिस दिशा में घड़ी चलती है, जैसे पहले 1 पे है तो फिर 2 पे आएगी, इस तरीके से लाइन से। तो 12 से प्रारंभ करें और 1/2 पे घूर्णन करें, तो 12 से पहुंचेगी 1, 2 और 3, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो 6 पे आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 6 पर पहुंच जाएगी वो। 1/2 घूमना है। दूसरा है 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पर पहुंचेगी। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करें, तो 5 से हमें 6, 7 और 8 1/4 लेना है, एक ही समकोण लेना है। ऊपर वाले सवालों में 2 समकोण लेने थे। डी 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें, इसमें हमें 3 समकोण लेना है। 5 से चलेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 9 हो गए 2 पर। प्रश्न 3, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में 1 पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। पूर्व दाएं साइड होता है, दाएं हाथ साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम और सिर की साइड उत्तर और पैर की साइड दक्षिण। तो ये पूर्व की ओर देख रहे हो, यानी हम दाएं साइड देख रहे हैं, दाएं हाथ साइड देख रहे हैं और हमें 1/2 घूर्णन करना है। तो हम पहुंचेंगे कहाँ पर? पश्चिम में, क्योंकि 6 घूम जाएंगे, 3 पे देखेंगे तो 3 से घड़ी का कांटा कहाँ पहुंच जाएगा? 6 पे। दूसरा है पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 घूर्णन करें। 1 सही 1/2 का मतलब है कि आपको 1.5 घूमना है, पहले एक पूरा चक्कर लगाना है और फिर आधा घूमना है, तो फिर इसमें ही पश्चिम आएगा। सी पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। 3/4 घूर्णन करना है। तो पश्चिम की ओर देख रहे हैं हम, तो पश्चिम से पहले उत्तर पे पहुंचेंगे, फिर पूर्व पे पहुंचेंगे और फिर कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब उल्टा घूमना है, तो पहले हम चलेंगे कहाँ? दक्षिण, फिर पूर्व और फिर उत्तर, तो इसका आएगा उत्तर, उत्तर दिशा में रहेंगे। डी दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 1 घूर्णन करें। हमें दक्षिण की ओर देखना है, यानी हम पैर की ओर देख रहे हैं, खड़े अपने आप को खड़ा करके देखें। तो यदि हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 1 घूर्णन करें, यानी हम पूरा चक्कर लगा दें, तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण ही आएगा। प्रश्न 4, आप 1 घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप ए पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। पहले हम पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, फिर घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें, तो हम कितना घूम जाएंगे? 3/4। दक्षिण की ओर मुख किए हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें, तब भी हम 3/4 घूम जाएंगे। पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें, तो हम कितना घूमेंगे? 1/2। प्रश्न 5, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह ए 3 से 6 तक पहुंचती है। 3 से 6 तक 1 समकोण बनेगा। 2 से 8 तक पहुंचती है, 2 समकोण बनेंगे। 5 से 11 तक पहुंचती है, 2 समकोण बनेंगे।
10 से 1 तक पहुंचती है, एक समकोण बनेगा। 12 से 9 तक पहुंचती है, 3 समकोण बनेंगे। 12 से 6 तक पहुंचती है, 2 समकोण बनेंगे। 5.3 प्रश्न नंबर 1, निम्न को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित यानी मिलान करना है हमें इन जोड़ियों का। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री आपका कौन से में बनेगा? 1/4 में बनेगा, 1/2 में बनेगा या 1/2 में? तो 180 बनेगा आपका 1/2 घूर्णन, सी में जाएगा ये। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और 1/2 में भी 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि दो 90 डिग्री कोण बन जाते हैं। फिर समकोण 1/4 में बनेगा, तो समकोण को मिलाना है आपको डी से 1/4। न्यून कोण रहेगा आपका 1/4 घूर्णन से कम, ए वाले में मिलाना है 1/4 घूर्णन से कम। अधिक कोण 1/2 घूर्णन से अधिक, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, ई रहेगा IV का ई। और प्रतिवर्ती कोण रहेगा वो रहेगा आपका 1/2 घूर्णन से अधिक, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। तो ये आएगा आपका बी। तो पहला हमने मिलाया किससे? सी से, दूसरा डी से, तीसरा ए से, चौथा ई से और पांचवा बी से। 2, निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले हम समकोण की यदि परिभाषा देखें तो समकोण वह होता है जो 90 डिग्री का होता है। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। ऋजु कोण वह कोण जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, वह ऋजु कोण कहलाता है। न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 से 180 के बीच में होती है, अधिक कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसकी माप 180 से 360 के बीच में होती है, वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो हमने पहला देखेंगे, यदि हम चांदा रख के इसको नापेंगे तो ये न्यून कोण दिखेगा आपको, दूसरा अधिक कोण दिखेगा, तीसरा समकोण दिखेगा, इसमें 2 समकोण बने हुए हैं, चौथा प्रतिवर्ती कोण है, पांचवा ऋजु कोण है और छठवा न्यून कोण है। 2 न्यून कोण बनेंगे इसमें। प्रश्न 3, निम्न के नाम लिखिए, माप लिखिए। निम्न की माप लिखिए। ए, कुछ न्यून कोण। तो न्यून कोण आपको पता ही है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आप कोई सी माप लिख सकते हैं। इसमें लिखा है 35 डिग्री और 20 डिग्री। कुछ अधिक कोण 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, तो आप कोई सी माप लिख सकते हैं। इसमें 110 डिग्री, 135 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। अब चांदे से माप का लिखना है, पहला 40 डिग्री हो जाएगा, चांदा रखिए, और बी हो जाएगा 130 डिग्री, सी हो जाएगा 90 डिग्री और डी हो जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 1, निम्न के क्या माप हैं? एक समकोण, एक ऋजुकोण। तो एक समकोण हमें चांदी की सहायता से बनाना है 90 डिग्री का, और दूसरा 180 डिग्री का कोण बनाना है चांदी की सहायता से। प्रश्न नंबर 2, बताइए सत्य या असत्य। एक न्यून कोण की माप छोटी है 90 डिग्री से, सत्य है। एक अधिक कोण की माप छोटी है 90 डिग्री से, असत्य हो जाएगा। एक प्रतिवर्ती कोण की माप छोटी है 180 डिग्री से, सत्य है। एक संपूर्ण घूर्णन का माप बराबर है 360 डिग्री के, सत्य है। यदि एम कोण ए बराबर 53 डिग्री और एम कोण बी बराबर 35 डिग्री है, तो एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से, सत्य है। प्रश्न 5, किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। कोण ए का माप या कोण बी का माप।
तो हम देखते हैं कोण बी का माप बड़ा है। कोण ए जो है वो 40 डिग्री रहेगा, चांदे की सहायता से आप मापेंगे, और कोण बी है वो उसकी माप रहेगी 65 डिग्री, इसलिए कोण बी का माप बड़ा हो। प्रश्न नंबर 6, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इसमें भी आपको चांदे की सहायता से मापना है, तो दूसरे कोण की माप अधिक होगी। प्रश्न 7, न्यून कोण और अधिक कोण समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, न्यून कोण होता है। दूसरा है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है, अधिक कोण होता है। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है, ऋजु कोण होता है। यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। यदि दो कोणों के मापों का योग के ऋजु कोण के माप के बराबर है तो इनमें से एक कोण न्यून कोण है और दूसरा कोण न्यून कोण होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो पहला है 30 डिग्री रहेगा, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा 150 डिग्री। चांदे की सहायता से मापकर बताना है। प्रश्न 9, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने घड़ी देखी थी, ये घड़ी इस तरीके से बनानी है। तो आपको दिख रहा होगा 9 से लेके 12 में एक कौन सा कोण बनेगा? समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। दूसरा आपका 12 से लेके 1 के बीच में, तो ये आपका न्यून कोण 30 डिग्री का बनेगा। तीसरा है 12 से लेके 6, तो ये आपका 180 डिग्री का ऋजु कोण बनेगा। ऐसे ही बॉच बनाकर आपको कोण मापना है, देखना है उनको, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न नंबर 10, खोज कीजिए। दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्तन शीशे द्वारा देखिए। क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? नहीं, केवल चित्र का आकार बड़ा होता है परंतु कोण की माप वही रहती है। प्रश्नावली 5.5। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं लंब रेखाएं हैं। रेल पथ की पटरियां लंब रेखाएं नहीं हैं। अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं हैं। अक्षर भी बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए परस्पर बिंदु ए पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो कोण पी ए वाई की माप क्या है? इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको पी क्यू एक रेखाखंड खींचना है सीधा स्केल रख के, और फिर एक्स वाई रेखाखंड खींचना उसी के बीच में से काटते हुए। तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगा उसका नाम हो जाएगा ए। अब आपके कोण यदि आप मापेंगे तो ये आपके चांदी की सहायता से 90 डिग्री होगा। तो कोण पी ए वाई बराबर 90 डिग्री होगा। 3, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में वस्तुनिष्ठ है? एक सेट स्क्वायर में कोणों की माप 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री है तथा दूसरे सेट स्क्वायर में कोणों की माप 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री है। दोनों में 90 डिग्री का कोण वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न नंबर 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। हाँ, प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया है ए, क्या सी ई बराबर ई जी है? सी ई बराबर ई जी। हाँ, दोनों की माप 2 इकाई है। क्या रेखा पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है? हाँ, क्योंकि सी ई बराबर ई जी। कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी ई लंब समद्विभाजक है। तो डी एफ सी जी
और BH। क्या निम्नलिखित सत्य है? AC बड़ा है FG से, सत्य है। CD बराबर GH है, सत्य है। BC छोटा है EH से, सत्य है। प्रश्नावली 5.6। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ए त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसकी तीनों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका आंसर विषमबाहु त्रिभुज होगा। बी त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें भी तीनों भुजाओं की लंबाई की अलग अलग लंबाई की है, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सी त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर PR बराबर 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की लेकर आपको त्रिभुज बनाना है। तो इसमें तीनों भुजाएं समान है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका आंसर समबाहु त्रिभुज होगा। डी त्रिभुज DEF जिसमें M कोण D बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का हो रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज। त्रिभुज XYZ जिसमें M कोण Y बराबर 90 डिग्री और XY बराबर YZ है। यहाँ पर दो भुजाएं समान है और एक कोण 90 डिग्री का है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। F त्रिभुज LMN जिसमें ML बराबर 30 डिग्री, LM बराबर कोण M बराबर 70 डिग्री और कोण MN बराबर 80 डिग्री है, तो यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 2, निम्न का सुमेलन कीजिए। मिलान करना है जोड़ियों का। पहला दिया है समान लंबाई की तीन भुजाएं। समान लंबाई की तीन भुजाएं समबाहु त्रिभुज, तो इसमें आपका ई आ जाएगा, पहले का ई से मिला देंगे। दूसरा है समान लंबाई की दो भुजाएं, तो आपका हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समान लंबाई की दो भुजाएं, तो इसमें आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, जी हो जाएगा। अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, तो विषमबाहु त्रिभुज, इसका ए हो जाएगा। तीन न्यून कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज। एक समकोण, तो एक समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण, तो अधिक कोण त्रिभुज। एक दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ एक समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। पहले का ई से मिलाना है, दूसरे का जी से, तीसरे का ए से, चौथे का एफ से, पांचवे का डी से और छठे का सी से और सातवें का बी से। प्रश्नावली 5.7। प्रश्न नंबर 1, सत्य या असत्य लिखिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होगा, सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, सत्य है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये भी सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये भी सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, असत्य। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, असत्य। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, क्योंकि इसका आंसर होगा क्योंकि सभी कोण समकोण होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बी है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। इसका आंसर है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। सी है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। आंसर है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होती हैं। डी है, वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। आंसर है क्योंकि इन सभी में चार भुजाएं होती हैं, वर्ग में भी, आयत में भी, समचतुर्भुज में भी, समांतर चतुर्भुज में भी। ई है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। आंसर है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। प्रश्न नंबर 3, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? उत्तर वर्ग होगा इसका। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।